अगर आप देखें इसमें, तो भारतीय गवर्नर जनरल को ये जो विधायी एक परिषद बनाई गई थी, हाँ, इसका एक प्राधिकरण के रूप में उसको रख दिया गया, मतलब ऑल इन वन कर दिया गया एक तरीके से, जो समूचे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने के लिए उसको स्थापित किया गया, राइट, जो अभी मैंने बोला जस्ट ना। इसके परिणाम क्या निकलते हैं? इसके परिणाम हमें ये पता चलते हैं कि इसमें आमूलचूल बहुत सारे परिवर्तन किए गए, जिससे जो पूरे सिस्टम था हमारा देश का, जो भी कानून व्यवस्था थी, जिस तरीके से अब तक चला आ रहा था 1853 के आने से पहले, वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। यहाँ क्या हुआ, जो ये विधायी परिषद बनाई गई, हाँ, और जिसका विधायी प्राधिकरण दिया गया भारत के गवर्नर जनरल को, इस विधायी परिषद के जरिए जो विधायी कार्य थे, है ना, वो सभी के कार्य परिषद के रूप में बांट दिए गए। ओके, और परिषद में 6 विशेष सदस्यों को जोड़कर इसका विस्तार कर दिया गया। इन सदस्यों को विधियां और विनिमय, मतलब कानून और कानून की व्याख्या जो करी जानी है, उसके लिए इन व्यक्तियों को मनोनीत किया गया, या इनको वहां पर बुलाया गया, या उस परिषद में इनको एक सदस्यता प्राप्त हुई। इनको बैठकों में भी बुलाया जाता था मतदान करने का, लेकिन इनको अधिकार नहीं था। ये जो सदस्य थे, 6 सदस्य जो ऐड किए गए थे, इनको विधायी पार्षद कहा जाता था। ठीक है, इस पूरी की पूरी परिषद में गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ कहाँ कहाँ के, तो मद्रास के, बंबई प्रेसिडेंसी के, और कलकत्ता के, और आगरा के, है ना। ये जो स्थानीय शासक हैं यहाँ के, इनके 4 प्रतिनिधियों को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो पहले कितने थे इसमें परिषद में? 2, 6 यहां 1853 के जरिए जोड़ दिए गए, प्लस 4 गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, मद्रास, बंबई, कलकत्ता और आगरा के स्थानीय शासकों के 4 प्रतिनिधियों समेत सदस्यों की संख्या अब यहां पर हो जाती है 12। ठीक है, तो 12 सदस्य हो जाते हैं इस परिषद में। परिषद के विधायी कार्यों को इसके कार्यपालक अधिकारों से बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग कर दिया गया था। और एक्ट की धारा, जो ये एक्ट आया था 1853, इसकी धारा 23 की अपेक्षाओं के अनुसार, जो इसका विशेष एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो एक विशेष रूप था, उस पर बल दिया गया कि परिषद जो है वो गवर्नर जनरल में निहित जो भी विधियां हैं, जो भी विनिमय है ना, उनको बनाने की शक्तियों का जो क्रियान्वयन किया जाएगा, वो सिर्फ इस परिषद की बैठक के जरिए किया जाएगा। कोई ऐसे ही कोई लेटर निकालकर, जो पहले की चार्टर एक्ट वगैरह में हुआ 1853 के, अब गवर्नर जनरल वैसे काम नहीं कर सकता था। अब ये पूरा का पूरा काम विधायी परिषद कर रही थी। और जैसे कि हम लोगों ने इसके बारे में 1853 के बारे में हम लोगों ने ये शुरू में ही मैंने कहा कि इससे क्लियर पता चल गया कि जो भी सेवाओं में एक नाम दिया जाता था वो समाप्त कर दिया गया, और जो महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे उसके लिए इन्होंने प्रतियोगिता वाली परीक्षाओं का आयोजन करना शुरू कर दिया। तो ये मुख्य बातें थी 1853 के एक्ट की। हाँ, 1853 के एक्ट की ना। 1858 का एक्ट इसके बाद आता है। देखिए, अंग्रेज का जो, ब्रिटिशर्स का जो शासन था, वो 1853 एक्ट के बाद बहुत मजबूती के साथ भारत में स्थापित हो गया। और 1857 में हमारा सबसे पहला स्वतंत्रता के लिए आंदोलन होता है, ये हम सब लोगों को मालूम है, जिसको ब्रिटेन ने दबा दिया। कई कारण थे इसके। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में थी, इसका जो पूरा इसने एक सिस्टम बनाया था, उस सिस्टम को 1857 की क्रांति ने बहुत गहरा झटका दिया था। और इस वजह से, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सुना, जब कंजर्वेटिव और चार्ल्स ट्रेवेलियन और लॉर्ड मैकॉले डिस्कस कर रहे हैं कि भारत को किस तरीके से चलाया जाए, तो वहां पर ये बात निकल कर आती है कि भारत को हम लोग पार्लियामेंट्री तरीके से चलाएंगे, भारत को हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से चलाएंगे,
स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सारे के सारे सिद्धांत भारत में देंगे जो ब्रिटेन में मौजूद हैं। और एक तरीके से भारतीयों को उनका एक डोमिनियन स्टेटस धीरे धीरे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मांगे जो भी भारत की आती जाएंगी उसमें बार्गेनिंग करते हुए उन्हें देते जाएंगे। एक ये रास्ता वहां पर फाइनल हुआ। ठीक है, तो ये जब किस नीतियां बननी चाहिए, कौन कौन से कानून आने चाहिए भारत के लिए 1857 की क्रांति के बाद, और भारत को किस रास्ते पर लेकर जाना है ना, ताकि हम मतलब ब्रिटेन यहां लंबा शासन कर सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1858 का भारतीय शासन अधिनियम भारत में आता है। इस एक्ट के अधीन जो भी भारतीय क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में थे वो अब ब्रिटिश क्राउन के पास सीधे चले गए। मतलब अब भारत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए, जो पहले ब्रिटेन की कॉलोनी था, अब सीधे ब्रिटेन की अंडर में, कंट्रोल में, ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ जाता है। मतलब ब्रिटेन के संविधान से भारत चलेगा, ये क्लियर यहां पर 1858 में हो जाता है। अब 1858 के एक्ट के जो मुख्य बिंदु थे वो प्रशासनिक सुधारों तक ही सीमित थे। वो भारत में प्रशासनिक सुधार की बात ज्यादा कर रहे थे, जिसमें भारत में मतलब इंग्लैंड का क्या कहते हैं निरीक्षण कैसे होगा, नियंत्रण कैसे स्थापित करेगा, है ना। और इस सब सवालों का वो कहीं ना कहीं जवाब 1858 का ये जो ये जो अधिनियम आया था ये खोज रहा था। इसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी? देखिए 1858 का अधिनियम सबसे पहले बात कर रहा है कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। दूसरा ये कह रहा है कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था कर दी गई। और तीसरा 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का गठन किया जाता है। और चौथा और आखिरी है, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी व्यवस्था सिर्फ इसलिए करी गई थी, जो चार्ल्स ट्रेवेलियन और लॉर्ड मैकॉले जो सजेशन देते हैं कि भारत को एक प्रजातांत्रिक मूल्य देना चाहिए और लिबरल वैल्यूज देने चाहिए, और भारत को उनका आत्मसम्मान हमें देना चाहिए। इसलिए ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन यहाँ 1858 के इस अधिनियम में हमें नजर आता है। देखिए 1858 के बाद जो दूसरा एक अधिनियम आता है वो 1861 का अधिनियम है। 1861 का जो भारतीय परिषद या परिषदीय एक्ट भारत में जो आता है वो दो मुख्य वजहों से महत्वपूर्ण है। पहला ये कि गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित, है ना, परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दे दिया। मतलब क्या हुआ इसका कि जो भी भारतीय जनता के प्रतिनिधि होंगे उनको भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत करेंगे, और उन्हें जितने भी विधायी कार्य हैं, लेजिस्लेचर फंक्शंस जो आजकल के एमएलए वगैरह करते हैं, वो कार्य करने का अधिकार इन भारतीय मेंबरान को दे दिया गया। दूसरा इसमें यह प्रोविजन आया जो महत्वपूर्ण था कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीयकरण कर दिया। पहले क्या था कि गवर्नर जनरल की शक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में थी, केंद्रीयकरण था पूरी तरीके से, वो जो कहेगा वो माना जाएगा। अब इसमें क्या हो गया कि गवर्नर जनरल की शक्तियों का विकेंद्रीयकरण कर दिया गया, और उन्हें बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी, वहां की जो सरकारें थी, उसमें अब इनको निहित कर दिया गया। तो अब ऑल इन ऑल नहीं रहे, जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनकी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था, और जो उनकी कार्यपालिका थी गवर्नर जनरल की, उस कार्यपालिका का 1861 के एक्ट के जरिए विस्तार भी किया गया। इसमें एक 5वां सदस्य को शामिल किया गया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि वो कोई न्यायविद होगा। न्यायविद मतलब या तो जस्टिस हो या कोई कोर्ट का लॉयर हो, है ना। इन व्यक्तियों को ही 5वां वो सदस्य उसमें ऐड किया गया। विधायी कार्यों के लिए इसी एक्ट के अनुसार कम से कम 6 या अधिक से अधिक 12 सदस्यों का शामिल होना आवश्यक कर दिया गया। और इन 12 या 6 सदस्यों में आधे सदस्य उस फील्ड से होंगे जो कानून से जुड़े हुए नहीं हैं। कोई सामाजिक कार्यों से जुड़ा हो,
कोई राजनीति से जुड़ा हो, कोई शिक्षा से जुड़ा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को इसमें स्पेस मिला, इसमें प्रधानता दी गई। अब इसकी जो 1861 का जो ये अधिनियम आया था, इसकी विशेषताएं क्या थी? देखिए, विशेषताओं को जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि सबसे पहला इसमें है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद जो है उसका विस्तार कर दिया गया, अभी बोला मैंने। दूसरा, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ 1861 से ही होता है। डिपार्टमेंटल वर्क नहीं होता कि इस डिपार्टमेंट का व्यक्ति ये काम करेगा, हाँ, और इस विभाग का व्यक्ति सिर्फ यही काम करेगा। जैसे कोई वित्त विभाग वाला है तो वो फाइनेंस वाला ही काम देखेगा। आज भी आप लोग देखते होंगे, कोई अगर लीगल विभाग वाला है तो वो सिर्फ कानूनी कार्य ही देखेगा, वो वित्त विभाग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था 1861 के अधिनियम के जरिए आती है। तीसरा इसमें आता है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई, कि मतलब वो कोई भी अध्यादेश गवर्नर जनरल ला सकता है। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना करने की शक्ति दे दी गई इस 1861 के अधिनियम के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो विकेंद्रीकरण की एक प्रक्रिया थी, उसकी शुरुआत हम लोग 1861 के इस संवैधानिक संशोधन को मान सकते हैं। और हम लोग ये भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन, वो जो चार्ल्स ट्रेवेलियन और लॉर्ड मैकॉले सजेस्ट कर रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ 1861 में हमें नजर आता है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हमें नजर आता है कि ब्रिटेन भारत को कुछ देने का यहाँ प्रयास कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट अधिनियम आता है वो 1892 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम आता है। यहाँ सीधे इसकी विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला इसमें था कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहाँ पर होती है। इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम यहाँ शुरू हो जाता है। दूसरा, राजस्व और व्यय, है ना, और बजट पर बहस करने तथा कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति इस 1892 के अधिनियम के जरिए मिली ना। देखिए, इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, इससे मतलब ये निकलता है कि ये जनरली भारतीय विधान परिषद में जो शासकीय सदस्य थे उनको बहुमत में रखा गया, पहली चीज। लेकिन गैर सरकारी सदस्य जो थे वो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषद जो थे, हाँ, उनके द्वारा निर्देशित अब किए जाने लगे। प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी सदस्य कुछ स्थानीय निकायों द्वारा उनका नाम आगे रखा जाता था, ये रखा जाने लगा इस अधिनियम के आने के बाद। और ये स्थानीय निकाय जनरली विश्वविद्यालय हो गए, जिला बोर्ड हो गए, नगर पालिका, इन सब से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात जो थी, वो रिप्रेजेंटेशन की बात भारतीयों को मिलती हुई नजर आती है। अब इसमें दूसरा आता है, जो ये परिषद यहाँ बनती है इस 1892 के अधिनियम के द्वारा, इनको राजस्व और व्यय के वार्षिक और आर्थिक बजट, जो मैंने अभी भी कहा, उस पर विचार विमर्श करने की शक्ति मिल गई, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति मिल गई। और इस अधिनियम की विशेषता का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि भारत के लिए अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, है ना, इन दोनों बातों को जो मैंने अभी जस्ट बताई हैं, ये कहा कि ये जो अधिनियम है ये भारत के शासन का आधार विस्तृत करने और उसके कार्यों को बढ़ाने के लिए और गैर सरकारी तथा भारत के समाज के स्थानीय तत्वों को शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। क्लियर हो गया कि भाई ये जो अधिनियम आया है, ये अधिनियम भारत का शासन का जो बेस है, जो आधार है, उसको विस्तृत कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो, उसके जो कार्य हैं उनको बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय बेस में शामिल किए जा रहे हैं। तीसरा, गैर सरकारी और भारत समाज के जो भी स्थानीय तत्व हैं उनको शासन में काम करने का एक अवसर प्रदान कर रहा है ये 1892 का अधिनियम। तो ये अधिनियम कहीं ना कहीं एक हद तक माना जा सकता है कि इसकी प्रवृत्ति जो थी वो एक समावेशी प्रवृत्ति का था। 1892 के अधिनियम के बाद अगला अधिनियम आता है 1909
1909 में, जिसे हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसकी विशेषताएं क्या थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की। इसमें सबसे पहले यह था कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे बोलते हैं। दूसरा, भारतीयों को भारतीय सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो परिषद थी उसमें नियुक्तियां देने का प्रोविजन किया गया। तीसरा, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने के लिए, सार्वजनिक हितों के विषयों पर प्रस्ताव लाने के लिए और जो प्रश्न हैं उनको रखने के लिए, और जो मत है भारतीयों का, तो वो अधिकार, मतदान करने का अधिकार इस अधिनियम के जरिए दिया गया। चौथा और आखिरी इसमें आता है कि प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। जो प्रांतीय विधान परिषद थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। ये मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। ये मॉर्ले मिंटो क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय भारत के सेक्रेटरी जो थे वो लॉर्ड मॉर्ले थे और वॉयसरॉय जो थे वो लॉर्ड मिंटो थे। तो ये दोनों ये सुधार लेकर आए थे, इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, इस नियम के हिसाब से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित भारत के सभी विद्यमान उपबंध अब एक अधिनियम में प्राप्त हो गए। भारतीयों को एक अधिनियम में ही निहित हो गए, जो 1909 का अधिनियम था। और कहीं ना कहीं ये अधिनियम के ऊपर आरोप भी लगते हैं कि इसने भारत में जो एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड थी इसको बढ़ाया, क्योंकि ये सेपरेट इलेक्टोरेट देता है मुस्लिम्स को, जहां कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ मुस्लिम ही लड़ सकता है। तो धर्म आधारित जो एक राजनीति है वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के जरिए लाने का प्रयास भी किया जाता है। अब यहाँ ये हमें समझने की जरूरत है कि चीजें तो आ रही हैं भारत में, लेकिन ये जो 1909 का जो अधिनियम आया, इसमें कहीं ना कहीं हमें ये चीज नजर आ रही है कि उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव रूल रहा होगा, क्योंकि ये जो काम हुआ ये काम लिबरल नहीं करते, ये काम सिर्फ कंजर्वेटिव कर सकते हैं, जो भारत को डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स पे चलना चाहते थे, सुधार कम देना चाहते थे, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट भारत से लेके जाना चाहते थे और भारतीयों को दबा के रखना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं इसकी बहुत तीव्र आलोचना भी देखने को मिलती है हमें 1909 के भारतीय शासन अधिनियम की या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की। लास्ट इसमें आता है, नेक्स्ट आता है इसमें 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, जिसे हम लोग मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या व्यवस्था करी गई? बहुत कम शब्दों में आपको बता रहा हूं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना इस अधिनियम के जरिए कर दी गई। प्रथम राज्य परिषद और दूसरी जो थी इसमें वो केंद्रीय विधानसभा, ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हुई, जिसमें पहले को कहा गया राज्य परिषद और दूसरे को कहा गया केंद्रीय विधान सभा। राज्य परिषद के सदस्य जो थे उनकी संख्या थी 60, जिसमें 34 जो थे वो निर्वाचित थे और उनका कार्यकाल सीधे सीधे 5 साल का हुआ करता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, इनमें से 104 निर्वाचित थे और 41 मनोनीत किए जाते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार बिल्कुल समान थे और जो अंतर था इनमें, वो अंतर यह था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ केंद्रीय विधानसभा को था। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है इसी अधिनियम के जरिए, कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। पहला था आरक्षित और दूसरा था अहस्तांतरित। आरक्षित विषय कौन कौन से थे? वित्त,
भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक मामले, जातियां, छापाखाना, ठीक है, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खाने जैसे कोयले वगैरह की होती थी या हीरे की या सोने की, हाँ, कारखाना, बिजली, गैस, हाँ, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विभाग, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं, ये आरक्षित विषयों में शामिल किए गए। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो 1919 के इस अधिनियम के जरिए भारतीयों को देने का प्रयास ब्रिटेन करता है। इसमें हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे? आरक्षित हो गया, अब हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे? सबसे पहला हस्तांतरित विषय था इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन और चिकित्सा सहायता। दूसरा इसमें था सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उसके बाद उद्योग, फिर जो माप तौल उस समय चला करता था वो, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक और इससे रिलेटेड जो दान होते थे ये हस्तांतरित विषय में रखे गए। तीसरा इसमें था आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन जो था वो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों द्वारा किया जाता था। देखिए, ये हमें जानना यहां जरूरी है कि जो भी आरक्षित मामले थे उनको सीधे गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद के जरिए देखता था, और जो हस्तांतरित मामले थे जो अभी हम लोगों ने दो पढ़े, वो सारे के सारे हस्तांतरित मामले प्रांतीय जो विधानमंडल था वो किया करता था, जिसमें जो मंत्री थे वो भारतीय हुआ करते थे, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो इसको इन मैटर्स को देखा करते थे। इसमें अगला जो प्रोविजन आया चौथा, वो था द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के जरिए समाप्त कर दिया गया। पांचवा आया भारत के सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। छठा, इस अधिनियम में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ताकि भारत एक लिखित परीक्षा आयोजन कर सके, है ना, जिसके जरिए इंडियन सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति की जा सके भारतीय प्रशासनिक सेवा में। तो ये 1919 के अधिनियम के जरिए जो भारतीय प्रशासनिक सेवा थी, इसको एक संस्थागत ढांचा देखने को हमें यहां पर मिलता है। तो ये पूरी तरीके से एक तरीके से भारत को किस तरीके से एक मॉडर्न स्टेट बनाया जाए, एक संविधान देकर या संविधान में संशोधन करके भारत को ज़्यादा अवसर दिए जाएं, जो उनकी मांगे हैं उनको मैक्सिमम मांगों को पूरा किया जाए, जो भी उनकी संवैधानिक मांगे हैं कुछ मांगों को पूरा कर लिया जाए, कुछ अपनी मांगे वहां पर रख ली जाए, एक बार्गेनिंग वाली चीज वो हमें 1919 में नजर आती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसमें नेक्स्ट आता है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, जिसे आज के टाइम में मैक्सिमम चीज़ें भारत के संविधान से इससे ली गई हैं। तो भारतीय संविधान को जो है वो 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना। इस एक्ट की क्या विशेषताएं थी? इस एक्ट में 451 धाराएं थीं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला आएगा अखिल भारतीय संघ की स्थापना ना। अखिल भारतीय संघ क्या है? ये संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर, है ना, के क्षेत्र जो भी थे वो, और जो भारत में देशी रियासतें थीं इनको मिलाकर बनाया गया था। तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण होता है 11 उन प्रांतों के जो सीधे ब्रिटिश प्रांतों के कंट्रोल में थे, 6 प्रांत जो चीफ कमिश्नर के कंट्रोल में थे, और जो देसी रियासतें जितनी भी थीं उन सभी देसी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। जो स्वेच्छा से संघ में शामिल हुए, क्योंकि
इस प्रांतों का जो देशी रियासतें थीं, जो प्रांतों के कमिश्नर थे, इन सब का संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन जो सॉरी सिर्फ प्रांतीय जो व्यवस्थाएं थीं उनका संघ में शामिल होना अनिवार्य किया गया, लेकिन जो देशी रियासतें थीं उनके लिए अनिवार्यता की बाध्यता नहीं रखी गई। यहां उनकी चॉइस के ऊपर छोड़ दिया कि अगर वो चाहें तो भारतीय संघ का हिस्सा बन सकते हैं, जो अभी ब्रिटिशर्स ने प्रपोज करी। नहीं चाहें तो वो अलग अपना देशी जो उनकी रियासत है उसको चला सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है यहां इनको। दूसरा, मतलब कुल मिलाकर ऐच्छिक हो गया उनके लिए ये। देशी रियासतें इंटरेस्टिंगली इस संघ में शामिल नहीं होती हैं। राजा अपना जो भी ब्रिटिश को उपहार वगैरह देते थे या उनको जो टैक्स वगैरह पे करते थे वो पे करना जारी रखे, और एक भी देशी रियासत इस भारतीय संघ में, अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई। और जो प्रस्ताव किया गया था यह संघ की स्थापना का, इसको आगे बढ़ाने का अवसर ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि एक भी राजा उस समय का इस प्रस्ताव के समर्थन में आगे नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं जो अखिल भारतीय संघ का ये विचार था, ये राजा देशी रियासतों के राजाओं के हट की वजह से वहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरा इसमें आता है, सेकंड पार्ट है इसका, कि प्रांतीय जो स्वायत्तता की बात है इस अधिनियम के जरिए, तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो थी उसका अंत कर दिया गया और एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार इन प्रांतीय सरकार को प्रदान किया गया इस 1935 के अधिनियम के जरिए। तो देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि ये 1935 का जो अधिनियम था, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें भारतीयों को देने की कोशिश कर रहा है। प्रांतीय शासन भी दे रहा है, देशी रियासतों से भी उम्मीद कर रहा है कि वो अखिल भारतीय संघ में एक शामिल हो जाएं, है ना। उनको देशी राजा क्यों शामिल नहीं होते हैं? क्योंकि उनको ये डर है कि अगर अखिल भारतीय संघ में शामिल हो जाएंगे तो जो हमारी राजशाही है वो खत्म या खतरे में पड़ सकती है। यही एकमात्र कारण हो सकता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है, वो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। जो भी सेंट्रल एजेंसी थी उसमें द्वैध शासन की स्थापना 1935 का भारतीय शासन अधिनियम करता है। इसमें कुछ संघीय विषयों को जोड़ा जाता है, जिसमें सबसे पहला है सुरक्षा, दूसरा है विदेश संबंध, तीसरा है धार्मिक मामले। अब ये सारी चीजें गवर्नर जनरल के हाथ में सुरक्षित रखी गई। क्यों? क्योंकि केंद्र में वही बैठा हुआ था भारत में। जो अन्य संघीय विषय थे उनके लिए गवर्नर जनरल को सहायता या परामर्श देने के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी, और यह मंत्रिमंडल जो था यह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था, जिसमें अधिकतर भारतीय थे। तो कहीं ना कहीं ये 1935 का अधिनियम जो था ये समावेशी प्रवृत्ति का हमें नजर आता है। इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये संघीय न्यायालय की स्थापना। तो इसका अधिकार क्षेत्र, जो संघीय न्यायालय की स्थापना करते हैं, तो जो संघीय न्यायालय था इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों, रियासतों, यहां तक पूरी तरीके से फैला हुआ था। मतलब रियासतों में भी था और प्रांतों में भी था। और न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, दो अन्य न्यायाधीश, इनकी व्यवस्था ब्रिटिश ने भारत में करी ताकि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय जो है वो सुलभ हो सके। हाँ, न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल, मतलब जो लंदन में थी, उसको मिली हुई थी। मतलब अगर किसी को कोई लास्ट रिट दायर करनी है या किसी को फांसी की सजा मिल गई है और उसको अंतिम सुनवाई करनी है, तो जैसा भारत में राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां हैं, उस समय ये शक्ति जो थी प्रीवी काउंसिल के पास थी, जो लंदन में हुआ करती थी। इसका नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार, जो भी अधिनियम आया 1935 में, इसमें जो भी परिवर्तन किया जाएगा, इस परिवर्तन का अधिकार सीधे सीधे ब्रिटेन की संसद के पास था।
प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। ये जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम आया था, कुल मिलाकर ब्रिटिश संसद के पास इनमें परिवर्तन करने का अधिकार निहित हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें भारतीय परिषद का अंत, मतलब इस अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद जो बनाई गई थी उसका पूरी तरीके से अंत कर दिया गया। 7वां पॉइंट इसमें है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया जाना। देखिए 1935 के शासन अधिनियम के जरिए संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रपोजल एक रखा गया और इसका विस्तार जो आंग्ल भारतीय समुदाय है वहां पर किया गया। भारतीय ईसाई, मुस्लिम, है ना, दलित जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, वो इन सब को भी एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जाति के आधार पर, जो जाति के आधार पर था, धर्म के आधार पर था और एथनिसिटी के आधार पर था, क्योंकि आंग्ल भारतीय भी इसमें, एंग्लो इंडियंस जिन्हें हम लोग कहते हैं, वो भी शामिल किए गए थे ना। इस अधिनियम के जरिए बर्मा को भारत से बिल्कुल अलग कर दिया गया और एक नया राज्य बना दिया गया जिसका नाम आज के डेट में म्यांमार है। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार जो था उसको मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। ये जो पूरा का पूरा 1935 का अधिनियम था, ये अधिनियम मतलब भारत को बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत में एक तरीके से देखा जाए तो ये डिवीजन की पॉलिटिक्स भी कर रहा है। और तर्क यहां पर वो ये दे रहा था कि SC/ST कम्युनिटीज उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ईसाइयों को रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन देने के नाम पर एक डिवाइड बढ़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसको एक धक्का लगे और वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय चला रही थी। ठीक है, आखिरी सबसे इसमें जो अधिनियम आता है वो 1947 का अधिनियम आता है। ये भारत का स्वतंत्रता अधिनियम है। इस ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी और जो प्रावधान थे उनके बारे में हम लोग मोटे तौर पर बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला था 2 राज्यों की 15 अगस्त 1947 को हम सभी जानते हैं कि भारत का विभाजन हुआ और 2 राज्य भारत और पाकिस्तान बनकर सामने आते हैं और ब्रिटेन की सरकार जो थी वो पाकिस्तान की सत्ता पाकिस्तान को, भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप देती है। सत्ता का उत्तरदायित्व जो है वो दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंप दिया जाएगा। जो भी संविधान सभा वहां बनी है संविधान बनाने के लिए, उनको ये उत्तरदायित्व ब्रिटेन दे देगा। भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। तो भारत में भी थे, सी राजगोपालाचारी से पहले माउंटबेटन रहे थे। हाँ, पाकिस्तान में भी इस तरीके से ब्रिटेन के एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए थे ना। इसमें अगला है संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। मतलब जो संविधान सभा थी वो विधानमंडल की तरह से कार्य कर रही थी और जब तक संविधान सभा दोनों देशों की संविधान का निर्माण नहीं कर लेती हैं तब तक विधानमंडल जो है वो एक तरीके से संसद मान लीजिए उसको, है ना, उस तरीके से काम करेगी जिसका एक प्रधानमंत्री होगा, जिसका एक गृह मंत्री होगा वगैरह, ये सारी चीजें होंगी। तो इस विधानमंडल में नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री बनते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बनते हैं, पाकिस्तान में जिन्ना और उनका मंत्रिमंडल बनता है। ये सारी चीजें संविधान सभा में हमें देखने को मिलती हैं, जो जिसका कार्य संविधान का निर्माण करना था। पाकिस्तानी संविधान सभा पाकिस्तान का कर रही थी, भारतीय संविधान सभा
भारत के संविधान का निर्माण कर रही थी, जिसके अध्यक्ष जो थे वो बाद में भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। नेक्स्ट है इसमें भारत में जितने मंत्री पद हैं वो सब समाप्त कर दिए जाएंगे, जो ब्रिटिशर्स ने भारत में अब तक दिए थे। भारत अपना देखे कि वो मंत्री पद को किस तरीके से बढ़ाना चाहता है या क्या उनका नाम रखना चाहता है, यह भारत के ऊपर अब निर्भर कर दिया गया। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1947 से लेकर 1950 तक, जब तक भारतीय लोग संविधान बनाते हैं, भारतीय संविधान सभा संविधान बनाती है, तब तक भारत जो चल रहा था वो 1935 के ब्रिटिश के जो शासन अधिनियम था उस आधार पर चल रहा था। पाकिस्तान भी उसी आधार पर चल रहा था जब तक उसने अपना संविधान नहीं बनाया। नेक्स्ट इसमें आता है जो देशी रियासतें थीं, उन्होंने ब्रिटेन की जो उनके ऊपर एक वर्चस्व था, जो उनका शासन था, वो ब्रिटेन ने अपना खत्म कर दिया, दावा खत्म कर दिया देशी रियासतों से, दोनों देशों की। और भारत या पाकिस्तान, उनको ये फ्री कर दिया गया कि वो किसी भी राज्य में शामिल हो सकती हैं और अपना आने वाला भविष्य किस राज्य में उन्हें देखना है ये तय कर सकती हैं। ये 1947 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी। और हमें पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से जूनागढ़, हैदराबाद, है ना, ये ऐसे बहुत सारे जो देशी रियासतें थीं वो भारत में उनका विलय होता है। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान चला जाता है, उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान था। और इंडिया का एक भाग पाकिस्तान बन जाता है और एक भाग भारत बन जाता है। तो इस तरीके से 1947 का जो भारतीय शासन अधिनियम था वो भारत का विभाजन भी करा रहा है, भारत में संविधान निर्माण का भी रास्ता खोल रहा है और भारत को यह आगाह कर रहा है कि जब तक आप अपना संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक आप भारतीय शासन अधिनियम 1935 के हिसाब से ही भारत को चलाएंगे। तो ये जो प्रक्रियाएं थी सारी की सारी, ये भारत में हमारा जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, उसको कहीं ना कहीं बताती हैं, जिसकी शुरुआत प्लासी के युद्ध के बाद से शुरू होती है और जिसका अंत आकर खत्म होता है 1947 में, जब भारत को आज़ादी मिलती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कोर्स रहा भारत में जो संविधानवाद है उसका विकास का। और आज के टाइम में हमारा देश संविधान से ही चलता है ना। अगर हमारा देश संवैधानिक सरकारों से नहीं चल रहा होता तो कहीं ना कहीं निरंकुशता हमें देखने को मिलती। तो जो भी सरकार भारत में बनती है, जैसी भी बनती है, किसी भी पार्टी की बने, वो पार्टी संविधान में जो निहित धाराएं हैं उन धाराओं के हिसाब से या संविधान के हिसाब से शासन करती है। तो ये भारत की एक खूबसूरती रही कि भारत अपना प्रजातंत्र को बहुत लंबे समय तक बचा कर रखा। उस समय लोग शक पैदा कर रहे थे और भारत के लोकतंत्र की मजबूती भी यही रही कि सबको समाहित करने की नीति लेकर भारतीय जो राज्य था वो शुरू से लेकर और अब तक चल रहा है। तो ये एक भारत की खूबसूरती रही है। तो ये यहाँ हमारा ये लेक्चर जो है ऑन बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया ये खत्म होता है। अगला हमारा लेक्चर गांधी के ऊपर होगा, जो उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है या सिविल डिसोबीडियंस या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।